तो फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग है और इस एक वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि वो एनी जंग थी, जो कि बॉर्न हुई थी, मतलब उनका जन्म राउरकेला में हुआ था और एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। मतलब उन्होंने अपना बचपन और जो एडोलसेंस का एज होता है, मतलब 10 to 19 ईयर्स, वो हैदराबाद में स्पेंड की थी, बिताई थी। She received her education in Hyderabad and in the United States of America। मतलब वो जो एडोलसेंस एज में हैदराबाद में थी तो वहाँ पे भी उन्होंने पढ़ाई किया था और हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका गई थी। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स। उनके मम्मी पापा जो थे दोनों लेखक थे। एनी जंग्स बिगेन्स हर कैरियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनी जंग जो थी उन्होंने अपना कैरियर एज अ लेखिका शुरुआत किया था भारत देश में। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड एब्रॉड। वो एडिटर का भी काम करती थी और साथ में कॉलम, जो पैराग्राफ लिखा जाता है, वो बहुत सारे न्यूज़पेपर के लिए इंडिया में भी किया था उन्होंने और साथ में एब्रॉड मतलब विदेश के भी अखबारों में। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने अपनी कई किताबें भी लिखी थी। द फॉलोइंग इज एन एक्सरेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग। अभी जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो उनकी ही किताब से ली हुई एक कहानी है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। उन बच्चों की कहानी है जिनकी चाइल्डहुड उनसे छीन ली जाती है। हेयर सी एनालाइज द ग्रिंडिंग प्रोवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कॉन्डेम दिस चिल्ड्रंस टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इस कहानी में वो बात करेंगी, इस चीज़ पे फोकस की गई है कि बच्चों की जो बचपना होती है, चाइल्डहुड लाइफ होती है, वो छीन ली जाती है गरीबी के कारण और उनके परंपरा के कारण। ठीक है, आइए देखते हैं। इस कहानी का दो पार्ट है, तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। सबसे पहला पार्ट है। वाई डू यू डू दिस। लेखिका पूछती हैं एक बच्चे से कि तुम ये काम क्यों करते हो। आई आस्क्ड साहेब होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंगिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। तो लेखिका एक बच्चे से पूछती हैं जिसका नाम साहेब है। वो हर रोज लेखिका के घर के आसपास एक गार्बेज है, वहाँ पे कुछ चीज़ों को सर्च करते रहता है और वो चीज़ क्या है, गोल्ड। अब गोल्ड का मतलब यहाँ सोना नहीं होता, उस साहेब उस छोटे बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। तो लेखिका उनसे पूछती हैं तुम यहाँ क्या करते हो। तो वो क्या बताता है, देखिए। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहेब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। स्टेट एडमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। मतलब वो ढाका बांग्लादेश से था, वहाँ पे उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टिंक्ट मेमोरी। अब उसकी जो घर है वो उसकी ताज़ा यादें में नहीं है, अब वो सब कुछ भूल चुका है। ठीक है। देयर वेयर मैनी स्टॉर्म डैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। हिज मदर टेल हिम। उसकी माँ उसको बताती है कि वहाँ बहुत सारे आंधी तूफान आते थे जिसमें तुम्हारा घर टूट चुका है। ये उस छोटे बच्चे की कहानी है। डेट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। इसीलिए उन्होंने अपना घर छोड़ा और वहाँ अब वो गोल्ड की सर्च कर रहे हैं जहाँ वो रहते हैं। गोल्ड फिर से मैं बता रहा हूँ, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को। ठीक है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। तो अब वो लेखिका को बताता है कि मेरे पास कोई और काम भी नहीं है करने के लिए। वो धीरे से, मटर्स मतलब होता है बुदबुदाना, धीरे आवाज़ों में बोला। ठीक है। गो टू स्कूल आई से ग्लीवली। तो लेखिका तुरंत बोलती हैं कि तुम स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और फिर लेखिका को एहसास होता है कि मैंने कितना फालतू उसको सलाह दिया है, क्योंकि जिस बच्चे के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, जो बच्चा कूड़ेदान में कचरे ढूंढ रहा है, वो स्कूल की फीस कैसे अफोर्ड कर पाएगा। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड वेन दे बिल्ड आई विल गो। तो साहेब बोलता है, जो लड़का है वो बोलता है कि मेरे आस पास कहीं भी स्कूल नहीं है, जब वो बन जाएंगे तो मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब लेखिका पूछती हैं कि क्या अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो तुम आओगे। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। जो साहेब है वो स्माइल करते हुए बोलता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम अ रनिंग अप टू मी। कुछ दिन बाद मैंने उसे देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ कर आ रहा था। और वो क्या बोलता है
कि इज़ योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा स्कूल अब तैयार है, लेखिका से पूछता है। तो लेखिका बोलती हैं कि इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल को बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस डेट वाज नॉट मीन्ट। अब लेखिका को बुरा लगता है कि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया उस छोटे बच्चे से जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बट प्रोमिसेज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड। लेकिन लेखिका कहती हैं कि ऐसे गरीब बच्चे के लिए जो प्रॉमिस मैंने मेड किया है, बना दिया है उसको, ऐसे हजारों प्रॉमिस उनके जीवन में घूम रहे हैं। ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिज नेम। लेखिका कहती हैं कि मैं कुछ महीनों जानने के बाद मैंने उसका नाम पूछा। साहेब अलाम ही अनाउंसेज। उस बच्चे ने कहा कि मेरा नाम साहेब अलाम है। ठीक है। ही अनाउंसेज, उसने बताया। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स। लेखिका कहती हैं कि उसको मालूम भी नहीं कि उसका क्या मतलब होता है उसके नाम का। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर उसको उसका मतलब पता चल जाएगा उसके नाम का, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव हार्ड टाइम इन बिलीविंग इट। लेखिका कहती हैं कि उसके नाम का मतलब होता है सृष्टि का मालिक, और अगर उसको ये बात मालूम चल जाएगी कि उसके नाम का क्या मतलब है तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा उसको बिलीव करने में। Unaware of what his name represents, he roamed the street with his friends in an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. लेखिका कहती हैं कि इस बात से वो बिल्कुल भी अनअवेयर है, मतलब जागरूक नहीं है कि उसके नाम का क्या मतलब होता है, और वो बच्चों के साथ स्ट्रीट में घूमते रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट, मतलब बेयरफुट मतलब होता है नंगे पाँव, बिना चप्पल बिना जूते के। तो उसकी के टाइप के कुछ और बच्चों के साथ वो झुंड में घूमते रहता है, और बिल्कुल वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह होता है कि जो कि सुबह में दिखता है और दोपहर होते होते गायब हो जाता है। ओवर द मंथ्स आई हैव केम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, मतलब जो भी उसके ग्रुप के लड़के थे धीरे धीरे लेखिका उनको सबको पहचानने लगी। ठीक है। वाई आर यू नॉट वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। उन्होंने किसी एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, ही आंसर सिंपली। एक बच्चे ने उसी में से कहा कि मेरी मम्मी उसको रेक पे से उतार कर नहीं देती है, इसीलिए मैं नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एट्स अनदर। उसी में से एक और बच्चे ने कहा कि अगर इसकी मम्मी इसे चप्पल दे भी देती है तो वो ये उस चप्पल को फेंक देगा। ठीक है। अब जो ये लड़का बोलता है कि उस चप्पल को ये फेंक देगा, हु इज़ ऑल्सो वियरिंग शूज डेट डू नॉट मैच, तो वो बच्चा भी एक ऐसा जूता पहना है जो कि दो डिफरेंट टाइप के शूज हैं, मतलब एक ही जूते के दोनों पेयर नहीं थे। ठीक है। When I commented on it, he shuffles his feet and says nothing. और जब मैंने उस पर कुछ कहा उसके जूते पे तो उसने अपने जूते को छिपाने की कोशिश की और उसने कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. उसी में से एक बच्चा कहता है कि मुझे जूते चाहिए, a pair of shoes चाहिए, और उसने अभी तक अपने पूरी लाइफ में जूते नहीं पहने हैं। ठीक है। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट। लेखिका कहती हैं कि मैं घूमते हुए अक्रॉस द होल कंट्री, देश के चारों तरफ घूमते हुए मैंने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे बेयरफुट चलते हैं, मतलब बिना चप्पल जूते के बेयरफुट लंगे पाँव चलते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, मतलब कि विलेज में, गाँव में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। लेखिका को ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, ये इनके ट्रेडिशन ही है, इनकी परंपरा है। ठीक है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी हो गया ये। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी। लेखिका कहती हैं कि क्या यही एक वे है अपने गरीबी को बताने के लिए। लेखिका को काफ़ी आश्चर्य होता है कि बिना चप्पल बिना जूते के रहकर ही ये बताना कि मैं बहुत गरीब हूँ। इट इज़ द वे। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब लेखिका को एक उडुपी की कहानी याद आती है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट। एक यंग लड़का था जो कि जाता था स्कूल और साथ में वहाँ पूजा भी करता था, वेयर हिज फादर वाज प्रीस्ट, जिसके वहाँ पे उसके पापा पुजारी थे। एक छोटे बच्चे जो था वो स्कूल जाता था और साथ में मंदिर को पूजा करके जाता था, और जहाँ पे उस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे।
ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर पेयर ऑफ शूज। वो वहाँ पे रुक जाता था और भगवान से प्रार्थना करता था जूते के लिए। 30 years later आई विजिटेड दिस टाउन एंड टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रोड इन एयर। 30 साल बाद लेखिका उस जगह पे जाती हैं तो वहाँ देखती हैं कि, और उस मंदिर को घूमती हैं तो वो देखती हैं कि सब कुछ हवा के झोंके में, मतलब आंधी तूफान में उड़ चुका है। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट देयर वेयर रेड एंड प्लास्टिक चेयर्स। अब उसी मंदिर के पीछे कुछ लोग रहते थे जो साधु थे वो, और वहाँ पे रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी थे, मतलब कुछ कुर्सी थे जिसका कलर रेड एंड वाइट था। ठीक है। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bags on folding bed। उसी समय लेखिका देखती हैं कि एक छोटा बच्चा पहुंचता है ग्रे यूनिफॉर्म में, वियरिंग सॉक्स मतलब उसके पास मोजे थे, एंड शूज जूते भी पहने थे, अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड। पैंटिंग का मतलब होता है कि जूते को खटखटाते हुए वो वहाँ आता है और अपने स्कूल बैग को फेंक देता है फोल्डिंग वाले बेड पे। ठीक है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर एन अदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। अब लेखिका उस बच्चे को देखकर, लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर एन अदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। लेखिका उस बच्चे को देखकर उनको याद आता है वो प्रेयर जो एक और बच्चा ने भगवान से किया था। व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, जब उसको एक जूते का पेयर मिल गया था, उन्होंने क्या प्रेयर किया था भगवान से कि लेट मी नेवर लूज देम। भगवान से कहता है वो कि अब मुझे इससे कभी मत छीनना। एंड द गॉडेस हैज़ ग्रांटेड हिज प्रेयर, और भगवान ने उसकी सुन ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वेयर शूज। छोटे बच्चे जो कि बेटे थे पुजारी के, अब वो शूज पहन रहे थे। बट मैनी अदर लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबर रिमेन शूलेस। लेकिन बहुत सारे मेरे इलाके में जो कि कचरे चुनते थे वो अभी भी बिना शू के ही रहते हैं। ठीक है। माई एक्वेटेंस विथ बेयर फुट रैक पिकर लेट्स मी टू अ सीमापुरी। लेखिका का जो इंटरेस्ट था बेयर फुट के बारे में जानने के लिए, बेयर फुट हम किसको बोल रहे हैं, तो जो बच्चे नंगे पांव रहते थे उसके बारे में जानने के लिए लेखिका का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया था कि वो चली गई कहाँ पे, सीमापुरी। अब सीमापुरी कहाँ है, ए प्लेस ऑन पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट मिल्स अवे फ्रॉम इट, मतलब कि पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट मिल्स से थोड़ा सा दूरी पे है। Those who lives here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो स्क्वाटर्स है। स्क्वाटर्स मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिसका ना तो रहने का परमानेंट ठिकाना हो ना खाने का परमानेंट ठिकाना हो, और वो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, और साहेब फैमिली इज एमॉन्ग देम, और साहेब का भी परिवार उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वाज देन अ विल्डरनेस। सीमापुरी जो जगह थी दिल्ली में वो काफ़ी बेकार जगह थी, मतलब वहाँ गड्ढा था, जंगल था और खाली पड़ा था। इट स्टिल इज मतलब वो अभी भी उसी टाइप का है, बट नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है, वहाँ लोग रहते हैं। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूप्स ऑफ टीन एंड टेराप्लिन डिवॉइड ऑफ सीवेज ड्रेनेज रनिंग वाटर लिव 1000 रैक पिकर्स। मतलब कि जो उनका छत है वो टीन से बना है, और उन्होंने अपने टेरापोलिन का मतलब होता है एक प्रकार का प्लास्टिक का कवर, वो भी छत पे लगाए रखा है। डिवाइड ऑफ सीवेज, ना तो उनके पास पानी का कोई सुविधा है ना ड्रेनेज मतलब नाले का कोई सुविधा नहीं है, और फिर भी वहाँ 10,000 रैक पिकर्स रहते थे, मतलब जो कूड़े चुनते थे। ठीक है। दे लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट, विथ राशन कार्ड डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स। तो वो यहाँ 30 साल से रह रहे हैं बिना किसी परमिटिटी, मतलब गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं था, कोई उनकी पहचान नहीं थी, बट उनके पास राशन कार्ड था, बट विथ राशन कार्ड, और जिसके कारण उनका नाम वोटर लिस्ट पे आ जा रहा था। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन, जिसके कारण वो अनाज खरीद पा रहे थे। ठीक है। तो उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास वोटर लिस्ट में नाम था, जिसके कारण से वो अपने लिए अनाज को खरीद पा रहे थे। ठीक है। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। वो कहते हैं कि हमारे लिए भोजन ज़्यादा आवश्यक है रेदर देन कि हमारा कोई पहचान हो। ठीक है। इफ़ द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एंचिंग स्टोमक।
दिन के आखिर में हम अपने परिवार को खाना खिला ले, बिना पेट दर्द के सो पाए, यही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी वुड रेदर लिव हेयर देन इन द फील्ड डैट गेव अस नो ग्रेन। हम यहाँ इसलिए रहते हैं और अपने देश को इसलिए छोड़ के आए हैं क्योंकि हमें वहाँ खाना नहीं मिलता था। ठीक है, वो यहाँ इसीलिए रहना पसंद करते हैं। से अ ग्रुप ऑफ वोमेन इन टैटर्ड साड़ीज। तो ये एक औरत कहती हैं जो कि फटी साड़ी, टैटर्ड साड़ी मतलब क्या होता है, पुरानी फटी साड़ी में थी। वेन आई आस्क देम वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड। जब लेखिका पूछती हैं कि तुम लोगों ने अपने घर को क्यों छोड़ा, ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, जो कि अच्छे जगह थे, मतलब वहाँ हरियाली थी, वहाँ नदी थी, फिर भी तुम लोगों ने क्यों छोड़ा। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिस्ट होम्स। तो जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है वहीं पे अपना वो तंबू गाड़ देते हैं, वहीं पे अपना शेल्टर बना लेते हैं और फिर रहने लगते हैं। ठीक है, चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल। बच्चे उसी में बड़े हो गए थे और उनके सर्वाइवल मतलब काम काज में मदद करते थे और उन्हीं का साथ देते थे अपने मम्मी पापा का। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सीमापुरी में रहना है तो वहाँ तो कचरे चुनने ही पड़ेंगे। ठीक है, थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट। ये एक कॉमन बात हो गया था, सब लोगों ने धीरे धीरे उसमें काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर लिया था कचरे चुनने में। गार्बेज टू देम इज़ अ गोल्ड। जो कूड़ा कचरा है उनके लिए एक सोने की तरह थी। इट इज़ देयर डेली ब्रेड अ रूफ ओवर देयर हेड इवन इट इज़ लीकिंग। तो इट इज़ देयर डेली ब्रेड अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ लीकिंग रूट। मतलब ऑथर ये बताती हैं कि ये गार्बेज जो है उनके लिए गोल्ड है और साथ में ही वो उनकी रोटी, उनका छत, भले ही वो छत फूटा हो जिससे पानी टपक रही हो, ठीक है, फिर भी वो इन सब लोगों के लिए सब कुछ है। और बच्चों के लिए तो वो उससे भी ज़्यादा है। फॉर चिल्ड्रेन इट इज़ इवन मोर। अब क्यों है ऐसा वो देखिए। साहेब कहता है कि आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी। साहेब जो लड़का है वो कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। इवन 10 रुपी नोट, कभी कभी तो 10 रुपये तक भी मिल जाते हैं। साहेब जो लड़का है वो कहता है हिज आइज लाइटनिंग अप। जब वो पैसे की ये सारी बातें कह रहा था तो उसके आंखों में एक चमक थी। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज। जब आपको 1 रुपये की सिक्के मिल जाती है उस कूड़ेदान में, यू डू नॉट स्टॉप स्क्रॉन्गिंग, मतलब आप ढूंढना छोड़ते नहीं हो। फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि अब उसको लगता है कि और भी मुझे मिल सकता है। जब 1 रुपया मिल जाए तो उसको लालच उसका और बढ़ जाता है और उसको लगता है कि मुझे और ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, इसीलिए वो और ढूंढते रहता है। इट सीम्स डैट फॉर अ चिल्ड्रेन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। बच्चों के लिए गार्बेज का वो मतलब नहीं था जो उनके पेरेंट्स का था। बच्चों के लिए डिफरेंट मतलब था, और वो क्या मतलब था वो देखिए। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए एक ड्रीम की तरह था, एक मनोरंजन का स्रोत था। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल। और बड़ों के लिए वो उनके सर्वाइवल, उनके ज़रूरत को पूरे करने के लिए वो अपने गार्बेज को यूज समझते थे। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। लेखिका बताती हैं कि एक दिन ठंडे के दिन में वो साहेब को देखती हैं कि वो एक क्लब होता है उनके पड़ोस में, जहाँ पे वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। जहाँ पे कुछ लोग, 2 यंग आदमी वाइट ड्रेस में टेनिस खेल रहे होते हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। साहेब कहता है कि मैं इस गेम को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और वो बाहर से ही देख रहा था। बिहाइंड द फेंस, फेंस मतलब होता है घेरा, घेरे के बाहर से ही उस गेम को देख रहा था। आई गो इनसाइड वेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स। साहेब कहता है कि मैं अंदर चला जाता हूँ टेनिस ग्राउंड पे जब यहाँ कोई नहीं रहता। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, मतलब जो वहाँ के गेट कीपर हैं वो साहेब को जाने देते हैं। ठीक है। साहेब टू इज वियरिंग टेनिस शूज डैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। तो साहेब जो है वो भी टेनिस शू पहना हुआ है जो कि काफ़ी अजीब लग रहा है उसके रंग झरे कपड़ों पे। रंग झरा टी शर्ट और वो शर्ट पहना था, शर्ट और शॉर्ट्स मतलब पैंट और टी शर्ट जो भी उसने पहन रखा था उसके कपड़े के कलर काफ़ी ज़्यादा जा चुके थे, मतलब पुराने थे।
Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. वो कहता है कि ये जो टेनिस वाले शूज हैं इसने ये मुझे किसी ने दिए हैं. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. लेखिका कहती हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी अमीर बच्चे का जूता है वो छोड़ दिया है, वो उसको नहीं पहनता है. Who perhaps refused to wear them because of a hole in of them. क्योंकि उस जूते में एक जूते के में छेद हो गया था, इसीलिए कोई अमीर व्यक्ति का बच्चा उसको पहनने से इनकार कर दिया था और वो अब इस साहेब नाम के लड़के को दे देता है. For one who has walked barefoot, even a shoes with a hole is a dream comes true. एक बच्चा जो कि हमेशा खाली पैर घूमता है उसके लिए एक होल वाले शूज भी मतलब फटे जूते भी मानो कि उसका सपना जूता पहनने का पूरा हो गया. ठीक है. बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. तो ऑथर कहती हैं कि जो गेम वो इतनी ध्यान से देख रहा है वो उसके पहुंच से बाहर है. क्यों पहुंच से बाहर है? क्योंकि वो काफ़ी महंगा गेम है और सब अमीर आदमी वहाँ खेल रहे थे. दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. अब एक अगली सुबह देखती हैं जब लेखिका उसको, तो साहेब जो है वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था. इन हिज हैंड ही इज़ अ स्टील कैनिस्टर. वो जो अपने हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर पकड़ा था, मतलब जो केन बोलते हैं गैलन, वो अपने हाथ में वो पकड़ा रखा था. और जब आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. तो अब ये साहेब नाम का लड़का जो है वो लेखिका को बताता है कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ और वो अपने डायरेक्शन को बताता है कि मैं थोड़ी ही कुछ दूरी पे विथ सम डिस्टेंस मैं वो उस जगह पे वहाँ काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. वो कहता है कि मुझे 800 रुपये मिलते हैं और दिन का जो भी मैं खाना खाता हूँ. ठीक है. डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क. ऑथर पूछती है कि क्या तुम्हें ये नौकरी पसंद है. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. मतलब केयर फ्री लुक मतलब होता है कि पहले केयरलेस होता था लेकिन अब वो सीरियस हो गया है. तो लेखिका कहती हैं कि उसके फेस पे मैंने देखा कि अब वो उस टाइप से इंजॉय नहीं कर पा रहा है. अब ही वॉज वेरी सीरियस. केयर फ्री मतलब अब वो सीरियस हो गया था. ठीक है. The steel canister seems heavier than the plastic bag that he would carry so lightly over his shoulders. लेखिका कहती हैं कि वो जो स्टील का केन था वो काफ़ी ज़्यादा भारी लगता था उस बैग से जो वो अपने कंधे पे कैरी करता था जिसमें कचरा चुनता था. द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. तो बैग जो था कूड़ा वाला वो ऑथर साहेब का था और ये जो कैनिस्टर है दूध वाला ये बिलोंग करता है उस टी शॉप के ऑनर से. साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. साहेब अब खुद का मास्टर नहीं रहा. ये था पार्ट 1. इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे.